नमस्कार, मैं संजीव चंदन। टी टाइम राउंड अप। हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है हेमंत जी। दोपहर में सोते होंगे ना आप तो? मैं तो थोड़ी थोड़ी नींद लेता रहता हूँ। अब देखिए जी। मैं भी थोड़ा सो गया था। हाँ, तो उसके बाद जो है अब हम लोग थोड़ी सी चाय पीते हैं, खबरों की चाय। तो अब धीरे धीरे चौमासा शुरू हो गया। चौमासा इसलिए कि अभी आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये अप्रैल का अब उत्तरार्ध शुरू हो गया और माना यह जा रहा है कि सितंबर में इलेक्शन होगा। इस बीच में कई सारी हलचलें पिछले 24 घंटे में और हो चुकी हैं। अमित शाह से मिलने जाएंगे जीतन राम मांझी। आज ही मुलाकात होने की संभावना है, लेकिन उसके पहले जीतन राम मांझी अपने चिरपरिचित शैली में आ चुके हैं। चिरपरिचित शैली में आए और उन्होंने अपना ही जो स्टैंड था वक्फ बिल के मामले में, उससे पलट लिया है खुद को। या हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं। क्या सब हो रहा है सब समझेंगे हेमंत जी से। एक तो पहली खबर, कई सारी खबरें हैं, लेकिन ये वाली बात पर आए हैं कि वो गया में खरखुरा में उन्होंने कुछ कहा। आज जीतन राम मांझी जी से उनसे मिलने वाले हैं, अमित शाह जी से मिलने वाले हैं। और प्रशांत किशोर को नीतीश जी की बड़ी चिंता हो रही है, हेल्थ बुलेटिन की मांग कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। निशिकांत दुबे का बीजेपी के सूत्रों से, जो बीजेपी के लोगों से बात हो रही है हमारी, तो उससे ये लग रहा है कि उनका ग्राफ, भले ही बीजेपी ने अपने को अलगा लिया है, लेकिन उनको उकसा भी दिया है। यानी उनके चीफ जस्टिस के वाले स्टेटमेंट से तो अलगा लिया, लेकिन उनको उकसा दिया और फिर और स्टेटमेंट्स की झड़ी लगाए हुए हैं। उनका ग्राफ भी बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। ये तो ऐसा दौर है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं। एक खबर लेकिन सर, पाखंडियों का बाप, पता ही होगा आपको। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उनकी तस्वीर लेकर के जीतन राम मांझी की कहा कि पाखंडियों के बाप। अब यहाँ पाखंडी कौन है, बाप कौन है, इस पर उनका रिएक्शन भी खरखुरा में बिहार गया में कल आ गया और उन्होंने, मांझी जी ने कहा कि उन्हें यदि वो बात स्पष्ट करना चाहिए और यदि उनको ऐसा लगता है तो उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता। लोगों की आस्था के सम्मान के लिए मैं कहीं कहीं चला भी जाता। अभी और हमारे साथी जुड़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी जुड़े। उनके कमेंट्स और उनकी खबरें, हमने कल कहा था कि वो खबरें भी हमें बिहार बेस्ड खास करके और देश की भी खबरें दें, तो अच्छा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जी हेमंत जी। देखिए संजीव जी, मांझी जी जिस तरह नीतीश कुमार अपने कारनामों से पलटू राम बन गए, उसी तरह मांझी जी भी अपने बयानों से, अपने स्टैंड से बदलने के लिए जाने जाते हैं। वो गठबंधन भी बदलते हैं, अपना स्टैंड भी बदलते हैं। ब्राह्मणवाद पर उनका स्टैंड कभी बिल्कुल एक्सट्रीम उसके विरोध में रहता है, कभी उसके उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उसी तरह कभी मुसलमानों को कटमुल्ला कहते हैं। वक्त यही आपको याद होगा ना कि वक्फ बिल को लेकर के जो ये यहाँ पर पटना में आंदोलन हुआ, तो उन्होंने कहा कि कटमुल्लों का आंदोलन, और वो इसके पक्ष में लगातार तकरीर कर रहे थे कि जो वक्फ बिल है वो उससे पसमानदा मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। और ये अचानक उनमें ये तब्दीली आ गई। तो इस तब्दीली की वजह मुझे ये लग रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें जो अंतरिम फैसला आया, उस फैसले ने बहुत लोगों को कुछ बोलने के लिए मोहलत दे दी है। उसी मोहलत का फायदा ये उठा रहे हैं मांझी जी। उनको लग रहा है कि अब तो हम बोलेंगे तो बीजेपी के लोग भी हमको मना नहीं करेंगे कुछ, तो अपना ये बोल करके निकल जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे मुझे यही लग रहा है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। लेकिन एक खेल तो और भी है ना। वो खेल ये है कि आप मतलब अब तो सीटों का मामला है, तो सीटों के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, आए भी हैं कांग्रेस से तैयार होकर के।
तो हेमंत जी, लगता है कि सीटों के दबाव बनाने की रणनीति भी तो ये हो सकती है ना। हालांकि बड़े हाँ, सॉफ्ट हैं नहीं महागठबंधन के प्रति भी। महागठबंधन पर भी मैं जब चंद्रशेखर पर भी बहुत बमके नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनको अपने को रिव्यू कर लेना चाहिए और देखना चाहिए। जी बिल्कुल, चुनाव का वक्त है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कुछ भी वो कहते हैं करते हैं, उसके पीछे चुनावी लाभ और नुकसान इन चीजों का आकलन करके ही वो कहते हैं। अभी जो कुछ वो कह रहे हैं तो उससे उसका मकसद ये है कि उनको एक जो मोहलत मिली है यह कहने के लिए, उससे महागठबंधन के लोगों के बीच में ये चर्चा हो, या मीडिया में इस बात की चर्चा हो कि मांझी जी महागठबंधन की ओर भी झांक रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं। तो मांझी जी महागठबंधन की में रहे भी हैं, नहीं भी रहे हैं, ये सब कुछ रहा है, कोई इसमें कुछ अनहोनी नहीं है। लेकिन इस बात को बिल्कुल आप सही रेखांकित कर रहे हैं कि अभी चुनाव है, इसलिए मांझी जी का जो स्टैंड बदल रहा है, उसके पीछे चुनाव में सीटों का तालमेल, अधिक से अधिक सीटें मांगने का जो मसला है वो लगातार कर रहे हैं कि कम से कम हमको 40 सीट चाहिए और कम से कम 20 सीट हमको जीतना चाहिए, तब जाकर के हमारी ताकत होगी हाउस में, और उस ताकत का इस्तेमाल करके हम ये अनुसूचित जातियों के लिए काम करवा सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। अगर हमारी मजबूत पार्टी नहीं होगी तो काम कैसे करवाएंगे, ये बात कह और, रहे हैं। और बिल्कुल, और नीतीश जी का एक खेल भी समझ में आ रहा है, इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पाई सफदर बरसाती लाल वर्मा। और अभी जो हम लोग अभी कुछ खबरों पे बात कर रहे हैं इस समय, क्या निश्चित तौर पे आपके ओपिनियन का भी स्वागत होगा और आपके द्वारा दी गई खबरों का भी स्वागत होगा। तो कांग्रेस से याद आया, क्योंकि कांग्रेस के खिलाड़ी रहे हैं, मांझी जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने टिकट हासिल किया जगन्नाथ मिश्रा से, और बाद में जगन्नाथ मिश्रा के खेमे के खिलाफ चले गए। आम इमेज है कि वो जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष उनके गुरु थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और बहुत सारी कहानियां उन्होंने मुझे बताई है। एक कहानी ये भी बताई है कि वो जगन्नाथ मिश्रा के विरोधी खेमे में रहते थे, लेकिन कभी, और वो जगन्नाथ मिश्रा से भी उनका अपना एक बना रहा। बहुत बहुत अद्भुत है, अद्भुत पूरी जर्नी उनके। तो कांग्रेस से याद आया कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस का कलह तो एकदम सतह पे आ गया। कल हम लोग, मनोरमा थी हमारे साथ, आप नहीं थे, बक्सर की भीड़ पर हमने बात की थी। अब तो हालांकि सफाई दे रहे हैं हमारे छोटे भाई जैसे आयोजकों में से एक थे, बड़े सक्रिय वहां थे, वो भी बताते हैं कि भाई वहां ऐसे भीड़ थी आदि इत्यादि कह रहे हैं। लेकिन पार्टी ने जिला अध्यक्ष को ही हटा दिया, एक्शन ले लिया। और उधर अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। अलावरू कह रहे हैं कि अभी तो डिसाइड होना बाकी है, वो अभी धीरे धीरे चीजें होंगी। तो पप्पू यादव की बमबारी भी हो ही रही है, लगातार हो रही है। तो कांग्रेस से मुझे ये याद आ रहा है, कांग्रेस में बड़ा देखिए, हलचल है। ये खरगे 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 साहब की जो मीटिंग थी बक्सर में, उस मीटिंग का नजारा देख करके कोई आदमी कोफ्त हो सकता है। क्योंकि वहां जिस तरह से दिख रहा था, न कोई उत्साह, कोई ऊर्जा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ तंबू कनात था, कुर्सियां थी, उस पर बेमन से बैठे हुए लोग थे, और लग रहा था कि वो भोज खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कब भोज के लिए बुलावा आया चले जाए। तो वो एक तरह से जो स्थान था वो वेटिंग हॉल की तरह लग रहा था। यानी भोज भोज खाने के लिए जो लोग जुटते हैं तो उनको कतार में बैठने के लिए इंतजार करना पड़ता है, थोड़ी देर तक के लिए कहीं कहीं पर रुक जाते हैं, उसके बाद तो फिर उनको बुलाया जाता है, चलिए अब खाना खा लिया जाए। तो उसी तरह का अंदाज लग रहा था, कहीं कोई कनेक्शन नहीं था उस मीट से। उस कार्यक्रम का जय भीम जय बापू जय भीम कार्यक्रम का नाम था। तो मुझे तो ये सुखद लगा कि कम से कम जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई तो हुई। अब ये कार्रवाई और लेकिन कार्रवाई हुई, लेकिन ये सबक भी दे गया वो वहां का जो कार्यक्रम, जो आप सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि कोई तालमेल नहीं था। और आपने सुना है कि अखिलेश सिंह के अलग राग है, अलावरू साहब का अलग राग है। अखिलेश सिंह के बेटे ने कहा कि अखिलेश सिंह के साथ जो हुआ है, पूर्व अध्यक्ष के साथ जो हो रहा है, यदि वो होते तो ये हालात नहीं होती। तो ये तो कांग्रेस के भीतर की कहानी है। अभी परसों फिर मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को, तो हम लोग सबकी नजर रहेगी
कि क्या सब होता है, लेकिन ये एनजीओ पैटर्न में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं अलावा जी। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ संजय, सुबह में हम लोगों ने बातचीत की थी और जो कहा हम लोगों ने चर्चा में इस बात पर जोर दिया था कि विपक्ष एकजुट क्यों नहीं दिख रहा है। सुबह में हम लोगों ने चर्चा किया, दोपहर में विपक्ष एकजुट दिखने लगा। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और राजेश राठौर ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बिहार में बढ़ते अपराध पर उन्होंने सरकार को घेरा है। तो मुझे लगा कि पता नहीं हम लोग का कार्यक्रम देख करके ये हुआ क्या कि वो उन लोगों ने तय किया कि चलिए आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो ये जो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जो चीजें संभावित होती हैं, जो हमारे और आपके दिमाग में चलती रहती है, वो दुनिया के अन्य लोगों के दिमाग में भी उस तरह की बातें चलती रहती है। तो हो सकता है ये बात और हम लोग ऐसा हमारे मित्रों में सर्किल में स्त्रीकाल को देखने समझने वाले लोग दोनों ही जगहों पे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। भले ही हमारी संख्या कम है धीरे धीरे साथियों के उससे, लेकिन बड़ा एक मजेदार, अब कांग्रेस और आरजेडी से उतर के चलते हैं जरा नीतीश जी की तबीयत का हाल। बरसाती लाल वर्मा ने लगता है कि ये देखा है हमारा थंबनेल और उसके बाद कह रहे हैं प्रशांत कुमार नवयुवक हैं, उन्हें बुजुर्ग की चिंता करना अवश्य चाहिए। दरअसल प्रशांत किशोर ने नीतीश जी का हालचाल लिया है। वो कह रहे हैं कि उनका हेल्थ बुलेटिन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीजेपी के लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। ये प्रशांत किशोर लगता है कि मान नहीं पूरी तरह। देखिए चुनाव के पूरी तैयारी में 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो चिराग पासवान को इस्तीफा दे के आ जाना चाहिए, दूसरी तरफ चिराग पासवान इस्तीफा का संकेत भी दे रहे हैं। क्या खिचड़ी है अमन जी, जरा इस पर बताइएगा। और दूसरी तरफ नीतीश जी का हालचाल लेते हुए वो पूछ भी रहे हैं कि जाति गणना करा के किया क्या आपने, क्या हुआ बढ़े हुए आरक्षण का, क्या हुआ 3 डिसमिल जमीन वाला जो पुराना ये है आपने बेहद कम लोगों को दिया है, मात्र 2 लाख परिवारों को दिया है, वो क्यों नहीं करते हैं, और 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए वाला वादा पूरा क्यों नहीं करते। अमन जी देखिए ये मैं फिर कहूंगा कि ये बातें हम लोग पहले से भी करते रहे हैं। जिस बात की चर्चा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, अभी आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश जी के बारे में कि हम शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी कराते हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। जब जिस दिन वो उनकी गांधी मैदान में जो उनकी रैली विफल हुई, उसके बाद वो गुस्सा करके यही सब बोल रहे थे और नीतीश जी के बारे में बहुत अनाप शनाप बात कर रहे थे और उनकी भाषा भी बहुत ही अपमानजनक थी। वो तुम ताम की भाषा में बात कर रहे थे। अब वो अगर उनके हेल्थ की चिंता कर रहे हैं तो वो चिंता नहीं है, दरअसल वो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि बीजेपी नीतीश जी को डिस्क्रेडिट करने के लिए अलग तरह का मैकेनिज्म पर के जरिए काम कर रही है। वह डिस्क्रेडिट इस रूप में कि बिना कहे हुए लोगों में स्थापित हो जाए कि नीतीश जी लाचार और बीमार आदमी है, अब उनकी जरूरत बिहार की सियासत में नहीं है। तो ये इस बात को एम्पलीफाई करने के लिए कई लोग अलग अलग ढंग से इस बात को रखेंगे। जैसे प्रशांत किशोर जब कह रहे हैं कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई मेडिकली फिट है या नहीं अनफिट है, ये बात सामने आ जाए। हेल्थ बुलेटिन किसका जारी होता है? जो आदमी बीमार होता है उसी का जारी होता है, दूसरे का तो जारी होता नहीं। हमने कहा था कि हम जो हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट होते हैं उनके द्वारा हमें खबरें भी मिले, टिप्पणियां भी मिले। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही है। हम लोग सो करके उठ करके भकुआया हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ भाषा होती है, तो भकुआए भी बैठे हैं, तो कुछ लोगों की टिप्पणियां आ भी रही हैं, तो हम लोग और आगे बात करेंगे। देखिए एक बात जो कही उन्होंने वो है कांग्रेस 50 सीट का। अभी हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस से आगे बढ़ गए, आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस से 50 सीट को मिलना चाहिए। बरसाती लाल वर्मा ने गाना गा दिया है, मेरा साजन है उस पार मैं इस पार वो मेरा माझी है। तो ये है, और जो श्राद्ध भी कराते हैं और पूजा भी कराते हैं मन जी, तो लगता है कि ये मांझी जी भी श्राद्ध और पूजा दोनों को साध करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अमित शाह जी से मिलकर के क्या सब खुश होके आते हैं या बाहर आकर कुछ और कहते हैं। सफदर कह रहे हैं कि विधानसभा में देखेंगे हम लोग, लोकसभा विधानसभा जीत नहीं सकते,
विधानसभा तो लड़ेंगे ही नहीं। तो ये बताइए, लेकिन कन्हैया गायब भी हो गए हैं। कन्हैया फिर से आए थे बड़ा जोर शोर से, 15 दिन बहुत होता है, 15 दिन से कहीं दिख नहीं रहे। रमन जी, ये देखिए, मैं उस समय भी उनके कन्हैया के को लेकर की चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी। कहा था कि भाई जिन सवालों को लेकर के वो आए थे बिहार, नौकरी दो पलायन रोको, तो ये सवाल जो है वो सिर्फ किसी पर्व त्योहार के आने जाने के जैसा नहीं है, बल्कि इन सवालों पर अगर आपको लोगों को उद्वेलित करना है, आंदोलित करना है, तो उसके लिए आपको तो उनके बीच में जाना पड़ेगा। तो जनता के बीच में इन सवालों को लेकर के जाने के लिए अब आपने एक यात्रा पूरी कर ली, तो आपको चाहिए था कि इन सवालों को लेकर के अलग अलग जिलों में आप कोई सम्मेलन कर लेते, कोई सेमिनार कर लेते, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर के आप कोई कार्यक्रम करते इस पर, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में। तो ये सब करने के बदले में अचानक वो गायब हो गए हैं। इधर जो खड़गे साहब आए हैं उस कार्यक्रम में भी वो शायद नहीं दिखे हैं। तो जब अगर वो तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या वो राहुल गांधी की तरह अपने आप को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से एक पैरेलल या पार्टी में एक उस कद को प्राप्त हो चुके नेता हैं जो अपने ढंग से अपना कार्यक्रम करते हैं। तो ये क्या छोटे राहुल गांधी की तरह ये एक्ट कर रहे हैं? आपको बिहार में उस समय तो कहा गया कि बिहार को बदलने के लिए कन्हैया की जरूरत है। एक इकोसिस्टम काम कर रहा था जिसमें मीडिया भी था, जिसमें विपक्ष के ये बीजेपी के लोग भी थे, उसमें कांग्रेस के भीतर का भी एक हिस्सा था। तो कन्हैया जो है वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस का चेहरा बनेंगे बिहार में। तो क्या चेहरा बनने के लिए ऐसे ही होगा कि आप आइए, यात्रा कीजिए 10-15 दिनों, 20 दिनों, 25 दिनों के लिए और उसके बाद फिर गायब हो जाइए? तो ये काम तो राहुल गांधी कर सकते हैं। दूसरे लोगों के मेरा तो ये मानना है कि यदि राहुल जी को, हर नेता को होता है कि हम एक नेता भी पैदा करें, तो यदि राहुल जी को लग रहा है कि कन्हैया को नेता पैदा करना है तो ठीक ही करें। सब तरह उनको राज्यसभा भेज देना चाहिए और वहां से हर जगह भाषण देते चलें, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ दिन। इमरान प्रतापगढ़ी का भी समय भी धीरे धीरे खत्म होगा, तो हो सकता है भेज भी दें। पाई कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया तो स्वाभाविक रूप से वो हार जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। अब बिहार की जनता को तय करना है कि बीजेपी को जीतने देना है, विपक्ष को। बिल्कुल चौमासा शुरू हो गया है, ये पुराना उस पे है। लेकिन एक अजय मिश्रा की बड़ी टिप्पणी है कि नो डाउट कांग्रेस अभी अपनी भीड़ वाली ट्रेन में चद्दर बिछाकर सीट रोक रही है, अभी बहुत मेहनत करना बाकी है, और इसी बीच में लड़ भी ले रही है आपस में। संकट तो यहाँ हो गया है। हमारे झारखंड में भी 2 सदन होता है, विधानसभा और परिषद। तो हारे हुए चुनाव और चुनाव न जीतने वाले नेता भी सेट हो जाते हैं, उन्हें भी अफसोस। हाँ, और ऐसे भी नेता बनाना हो तो बहुत जरूरी है। अब 2 ही पक्ष बचे हैं, बीजेपी प्लस फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी बनाम अन्य। लेकिन पाई इधर तो मांझी जी कुछ अलग ही तरह के कलाकार हैं। देखते हैं अमित शाह के यहाँ से आने के बाद क्या सब होता है। पीके ने काफी सही सवाल पूछा है नीतीश से, ये कह रहे हैं साइरस राव। सवाल तो वो पूछ ही रहे हैं, इसमें क्या दो मत है। लेकिन हेमंत जी, आपको क्या लगता है कि फाइनल डील हो जाएगा चिराग पासवान के साथ? चिराग के लिए वो बड़ा सॉफ्ट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देके आना चाहिए, और इस्तीफे का संकेत चिराग पासवान भी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति फंस गई हुई है। वो जो चाह रहे थे वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। उनको लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे पब्लिक में चली गई वो बात कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिला जब उन्होंने गांधी मैदान में बहुत ही घोर विफल रैली की। किसी पार्टी के नेता को हमने यह कहते हुए नहीं सुना कि ये रैली सरकार विफल कर रही है और हमारे लोगों को रोक रही है। आप रैली को संबोधित कर भी ठीक से नहीं कर सके हुए, तो आप समझ लीजिए कि उनकी राजनीति कहाँ फंस गई हुई है। तो ऐसे में उसको एक तरह से अब वहां से निकालना है, तो उनको अब निकलने के लिए तो कुछ ना कुछ उसमें जैक लगाना पड़ेगा कि ताकि निकल करके बाहर आ जाए वो जहाँ फंसे हुए हों।
तो उसमें उसको उनको निकालने के लिए मीडिया के भी बहुत सारे बंधु लोग उसमें लगे हुए हैं, जो उनके आगे जी पीछे डोलते हुए नजर आते हैं। और उनको उनके जैसे रैली विफल होने के तुरंत बाद ही एक तस्वीर लेकर के खबर चलाई गई कि देखिए नीतीश जी के सबसे नजदीकी, सबसे करीबी, बहुत कद्दावर नेता बिशन पटेल, उनके साथ पीके की गुफ्तगू हुई है। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश जी के बिशन पटेल आज की तारीख में कितने कद्दावर हैं, कितने मजबूत हैं, ये सबको पता है। और उनकी छवि कैसी रह गई हुई है, ये भी सबको पता है। उनको लेकर के कितना वो राजनीति में पत्थर तोड़ पाएंगे, ये तो अलग चर्चा का मसला है। सवाल सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जो चिराग पासवान की ओर देख रहे हैं, या जो ये चर्चा चल रही है चिराग पासवान उनके साथ आकर के कुछ कर सकते हैं, इसमें मुझे उतना ये नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने पहले कहा था लेकिन कि इनका दिन प्रतिदिन उनका वो मैनेजर, हम लोग जो कहते हैं मैनेजर की भूमिका में, क्योंकि वो नेताओं को मैंने फल पे उधर पेड़ पे देखते रहते हैं, कब टपके सड़ा हुआ फल बिना उससे किसी कारण से टपक जाए, हवा बंडोबा से टपक जाए, लेकिन वो सब बटोर करके, टोकरी में बटोर के उन नेताओं को जितवाने का कुछ मुझे लग रहा है। और उनको लेकर के ऐसे राजनीति तो मुझे नहीं होती है हेमंत जी। तो इसे मैंने पहले चिराग पासवान को लेकर कहा था कि ये जो लगातार ये जो कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है और बिहार याद आ रहा है। दूसरी बात कि उनके पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग में ये बात कही गई कि हम लोग ये उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसके लिए पार्टी कृत संकल्पित है। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही थी कि मैं इसमें इसके पीछे है कि फोकस को शिफ्ट किया जाए, कि अभी नीतीश जी को लेकर के जो बीजेपी एक असहज स्थिति में है, जो उनके, क्योंकि लगातार सवाल हो रहा है कि भाई चेहरा कौन होगा एनडीए का, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या नीतीश जी होंगे। तो बीजेपी इन सवालों का जवाब सीधे नहीं दे पा रही, लेकिन ये उसके साथ सहूलियत ये है कि मीडिया इन सवालों को बहुत मजबूती के साथ या उसका बहुत फॉलो अप नहीं करता है, तो उनको एक रास्ता मिल जाता है इससे बचने का। लेकिन जब कभी भी चर्चा होती है तो लेकिन उनके साथ ये तो है एक माइनस पॉइंट कि उनकी दुखती रग है नीतीश कुमार। उनके नीतीश कुमार के पुत्र जो लगातार सक्रिय दिखते हैं, सक्रियता उनकी मीडिया में है, कैमरों के सामने आते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बहुत ही सारगर्भित बात बोलते हैं और बहुत ही नाप तोल कर बोलते हैं। मैंने पहले कहा था कि उनका 2010 पर अटका हुआ है, तो चिराग पासवान को लाने का मकसद ही है एजेंडा शिफ्ट करना, फोकस को शिफ्ट करना नीतीश जी के ऊपर से। वो अब देखिए, वो बोलने वाले की बात पर याद आया कि पप्पू यादव भी बहुत बोलते हैं। अब एक नया गुफा छोड़ा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। निशिकांत दुबे पे भी देखिए, निशिकांत दुबे की कहानी पप्पू पे आने के पहले आजकल बीजेपी में निशिकांत दुबे का पिछले 48-72 घंटे में ग्राफ बढ़ गया है, और एक नेता को तो उन्होंने पैदल कर दिया है। पता है कौन नेता है मुझे? भागलपुर की पूरी पॉलिटिक्स पे उनका कब्जा होता दिखाई पड़ रहा है, और शहनवाज हुसैन को पैदल कर दिया। शहनवाज हुसैन कोशिश कर रहे, इस बार कुछ नहीं तो विधानसभा चुनाव भी लड़ लें, उनकी तो पार्टी में हालत जान समझ रहे हैं, इस बार भी टिकट मिल जाए। लेकिन ये सब भागलपुर की राजनीति पे काबिज होने का जो संघर्ष है उसमें बहुत पीछे छूट गए, और दुबे को पार्टी अब डिजोन कर रही है। दूसरी तरफ आज फिर उन्होंने बयान दे दिया जजों के डिग्री को लेकर के, और पुरानी बातें करते हुए कि बिना डिग्री के भी तो चीफ जस्टिस हुए हैं, लॉ के डिग्री के। हेमंत जी देखिए, उसमें एक चीज जो मैं सोच रहा था कि जो बीजेपी ने जो वक्फ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था, और उसमें जिस तरह का अंतरिम फैसला उसमें आया है, और जस्टिस खन्ना का जो स्टैंड था, उसको लेकर के जो कुछ जो हुआ, तो उसको थोड़ा सा हम पीछे ले जाकर अगर देखें कि क्या वक्फ का जो संशोधन बिल लेकर के सरकार आई, तो क्या सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि ये फंसेगा? क्या सरकार बिल्कुल इतनी ये इतना बाल बुद्धि है कि जिसको ये पता ही नहीं था कि ये फंस जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ये मुझे लगता है कि पूरा रणनीतिक
फैसला था। और वो इसीलिए फैसला और सरकार के लोग, बीजेपी के लोगों ने, खास करके अमित शाह मोदी ने निशिकांत को हवा दे रखा है अपने रणनीति के तहत। उसको एक और चीज उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको बहुत कैलकुलेटिव ढंग से और रणनीतिक ढंग से इसको लाया गया, इसलिए कि उनको पता था कि जो चीजें इसमें इतना जो चीजें डाली गई है वो किसी को हजम नहीं हो, जब बाहर किसी को हजम नहीं हो रही थी तो कानून के कसौटी पर कैसे खरी उतरती बात। लेकिन उनको करना क्या है, उनको करना है कि इसके जरिए एंटी मुस्लिम पोलराइजेशन करना है। मुसलमानों के बारे में ये जो अलग अलग तरह के जो धारणाएं गढ़ी जाती है जो दक्षिणपंथी ताकतों की ओर से, हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर से, उसमें अलग अलग एजेंडा समय समय पर लाया जाता है। कभी बीफ का एजेंडा लाया जाएगा, कभी देशभक्ति का एजेंडा लाया जाएगा, कभी अधिक बच्चे पैदा करने का एजेंडा लाया जाएगा, कभी वो अधिक बीवी रखने का होगा, तो कभी आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, यानी आक्रांता के रूप में, तो कभी आपकी आस्था पर होगा। अब यह है कि वक्त को लेकर के कि इसमें एक ऐसा तबका है जो इन चीजों को लूट रहा है, उनके पास इतनी जमीन है, इतना। अब चर्चा नीचे में चर्चा क्या हुआ कि ये जो जमीन जो है वो अब सरकार अगर ले लेगी तो वो जमीन गरीबों के बीच में बांटा जाएगा। ये गांव घर में कि ये अब तुम्हारे बगल वाली जो मस्जिद है, जो इबादत गाह है, वो जमीन अब तुम्हारी हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये इस एजेंडे को फैलाने के लिए एक हथियार के रूप में इसको लिया गया, और ये भी लिया गया कि जब कोर्ट में फंसेगा तब भी एक चर्चा होगी। तो निशिकांत इस काम को बखूबी कर रहे हैं, जब वो जजों को निशाने पर ले रहे हैं। और इसी में आप देखेंगे कि इसके समानांतर नीचे में क्या हो रहा था कि अलग अलग सरकारें, अलग अलग बड़े मंत्री और विधायक और सांसद और उनके बड़े नेता लोगों को धमका रहे थे कि ये कानून संसद से पारित हुआ है, अगर आप इसके खिलाफ बोलिएगा तो आपको भीतर कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा वो बेखौफ भी नहीं है, वो अंदर जी। हाँ, क्या ये माहौल बनाने का हथियार, मुझे लगता है कि माहौल बनाने के लिए इसीलिए उनका राजनीतिक ग्राफ भी बढ़ रहा है। देखिए एजी ने और सरकार, एजी मतलब सरकार ही का ही एक तरह से सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एजी ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया था, तब जाकर के सुमोटो लेकर का जो ये है मतलब केस है, एक तरह से सुमोटो केस ये, क्योंकि वकील गए हैं वहां वैसे, तो उन्होंने अगले सप्ताह के लिए जस्टिस गवई के बेंच में इसके मसले को ला करके ये किया है कि अगले सप्ताह हियरिंग होगी, तो देखते नजर रहेगी, उस पर भी रहेगी। लेकिन ये तो है कि पहले राउंड में दिखाई पड़ रहा है कि निशिकांत दुबे को बाजप्ता पार्टी ने आगे लगा रखा है और उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेचारे शाहनवाज हुसैन ऐसे दोस्ती दिखती है दोनों में, लेकिन उस इलाके में खासकर भागलपुर की राजनीति पर काबिज होने के लिए शाहनवाज हुसैन और इनके बीच में एक कंपटीशन भी रहता है। तो अभी तो लगता है आगे बढ़ गए। बहुत सारी टिप्पणियां पहले इस पर बात करते, फिर पप्पू जी ने जो कहा है, पप्पू जी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, जितने भी पप्पू यादव, जितने भी छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी मजबूरी है फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बने रहना, इस सच्चाई को माना, ये बिल्कुल ये है ऐसा भाई। अजय जी कह रहे हैं कि बिहार में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी प्लस एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के गठबंधन राज होना चाहिए, तभी राज्य का विकास होगा। बहुपार्टी राज सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, पिछले रिकॉर्ड कहना चाहेंगे इस पर तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी इस पे बात तो ठीक है कि भाई, लेकिन प्रशांत किशोर के हुए कारतूसों और कतरनों को इकट्ठा करके कि कैसे बिहार बदले जी, इस पर हम लोगों ने डिटेल बात की महेश जी। वो इंतजार में रहते हैं कि पेड़ से फल किसी तरह गिरे, सड़ा हुआ भी गिरे, हवा से गिरे, मजबूत फल भी गिर जाए, सुग्गा काट करके नीचे गिरा दे। हम लोग यहाँ सुग्गा भी जो है फल को बड़ा अच्छा हो, लोग पहले कहा जाता था कि सुग्गा का खाया हुआ फल जो होता है वो बड़ा मीठा होता है, बड़ा अच्छा होता है, अमरूद। तो प्रशांत जी कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। मोदी राम को लाए तो बिहार में हनुमान, चिराग को लाएंगे नीतीश बाबू के साथ, बड़ा धोखा। हाँ, कल से ये कुछ दिख रहा है कि ये सब चल रहा है, लोकतंत्र द्रौपदी की तरह लूटा जा रहा है। प्रशांत किशोर जी स्क्रैप डीलर जैसे काम कर रहे हैं। हाँ,
हालांकि देखिए यदि चिराग आ जाते हैं उनकी तरफ तो थोड़ा सा चमकता हुआ मामला हो जाएगा, फिर उनको एक काम मिल जाएगा, प्रॉपर काम। निशिकांत बाहर विदेश चले गए हैं आज। अच्छा, ये खबर नहीं है, वो वाला हमने उस पर नहीं गौर किया, यदि है तो आ जाएंगे। सांसद हैं, जाएंगे कहाँ? अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास डबल इंजन सरपट दौड़ रहा है, दिख रहा है। नहीं सॉरी, बरसाती लाल वर्मा कह रहे हैं, अजय मिश्रा जी को कहा। ड्राइंग में मार विपक्ष अगर अपने दूल्हे को गुंडई छिनौती नहीं सिखाएगा तो बिहार की जनता अपनी लड़की को आसाराम से ब्याह देगी। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि अब बीजेपी के सारे त्रिया चरित्र वाला थोड़ा कोट एंड कोट हटा लीजिए। हमारे यहाँ जनता पिछले 10 सालों से नए कानूनों की वजह से त्रस्त है, और ये कह रहे हैं एक जैसे भी दिन दिखाएगा मिलेगा अगर दुआ सलाम नहीं। अच्छा, वो आपस में बात, तो ये है। अब देखिए, ये कह रहे हैं, पप्पू यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा है कि अगला सीएम एससी होगा, एसटी होगा, एसटी पता नहीं कौन होगा, या ईबीसी होगा बिहार का। और इसके अलावा उन्होंने जीतन राम मांझी के लिए बड़ी तकलीफ उन्होंने जाहिर की है कि बीजेपी उनके साथ ठीक नहीं कर रही, महागठबंधन में उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। देखिए संजीव जी, पप्पू यादव के बारे में पहले ही कहा था कि इनके लिए दिक्कत ये हो गई हुई है कि ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाली स्थिति इनकी है। अब बताइए कि कांग्रेस के नेता तो है नहीं, ऑफिशियली कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस की ओर से बात करते हैं, कांग्रेस में कोई उनको भाव नहीं देता है, और बात भी छोटी मोटी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, कब होगा। और मीडिया भी उनके घर के आगे पूरा एकदम लगी रहती है कि रोज बाइट देंगे, कुछ न कुछ खबर देंगे, एकदम 8-10 मीडिया तो मैनेजमेंट का, आज की तारीख में मैनेजमेंट का खेल है, इसलिए पप्पू यादव को मीडिया इग्नोर नहीं कर सकता है। पप्पू यादव एक तरह से उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए, उनका व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब जरूरी चीज हो गया हुए है, तो इसलिए उनका इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी ये है कि उनको बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ऐसी बातें करनी है जिससे कुछ आना जाना नहीं है। अब बताइए कि मुख्यमंत्री यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कोई होगा, ईबीसी होगा, ये पप्पू यादव जब बोलते हैं तो किस है, क्या कैसे बनाएंगे वो? उनकी पार्टी का तो कोई विधायक भी नहीं है, और उनकी पार्टी ही नहीं है, पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो तो अकेले निर्दलीय सांसद हैं वो तो। उनकी पार्टी का विलय हो चुका है कांग्रेस में, और उस ऐसा विलय हुआ जिसका कोई फायदा उनको तत्काल नहीं लिखा, बल्कि एक तरह से नुकसान हुआ, और अंतिम तौर पर यह हुआ कि एक सांसद ही वो जीत गए अपने लिए, बस बाकी और कुछ नहीं हो सका। तो अब अपना वजूद उनको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कुछ बड़ी बड़ी बातें उनको करनी पड़ेंगी, और उनसे कोई काउंटर सवाल तो करता नहीं है कि आप जो ये कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, तो कांग्रेस के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? कोई पूछता है उनसे? कोई नहीं पूछता है। आप अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, फलाने को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? आपकी क्या भूमिका उसमें होगी? आप विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? कोई नहीं पूछता है उनसे। कोई भी सुलगता हुआ सवाल, चुभता हुआ सवाल उनसे नहीं पूछता है। तो ये उनके लिए भी एक तरह से ये स्पेस दिया जाता है, गलियारा दिया जाता है कि आप इसमें से निकलते रहिए, कुछ कुछ बोलते रहिए, आपको कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा। जिसे प्रशांत किशोर से कोई काउंटर क्वेश्चन जल्दी नहीं करता है, इनसे नहीं करता है, सरकारी दल के नेताओं से कोई नहीं करता है, बीजेपी से नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनसे सवाल होना चाहिए था बिहार में आज की तारीख में, नीतीश जी, अब तो मीडिया से बात करना ही उन्होंने छोड़ दिया है। अब तो बहुत कम दिखाई भी दे रहे हैं। अभी उनके बहुत ही करीबी संजय गांधी की यहाँ शादी थी, तो उस शादी में उनके पुत्र नजर आए, नीतीश जी को मुझे नजर नहीं आया, पता नहीं कहीं आगे पीछे गए कि नहीं गए, लेकिन उनके पुत्र की ही चर्चा है चारों तरफ। लोगों ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई है खूब, और ये निशांत कैसे लाइमलाइट में आ रहे हैं वो उस शादी समारोह में भी दिखे। तो अब जो कुछ भी पप्पू यादव जो कुछ कर रहे हैं वो अपना वजूद बचाए रखने के लिए और अपना एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए नहीं, हम भी हैं,
हम हमारी गिनती होनी चाहिए। वो ऐसे बात करते हैं जैसे महागठबंधन के वो कोई एलाइज हैं, लेकिन कहीं नहीं है, वो न एनडीए में है न महागठबंधन में है, और लेकिन बात करते हैं एक दिन हमने कहा था कि पप्पू यादव, एक दिन हम लोगों ने रखा था कि पप्पू यादव जो है, हम लोग यहाँ कहावत जो है, पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची। तो इस तरह से रोज कुछ न कुछ बात करते हैं, लेकिन इस बार की चिंता उन्होंने जो की है वो जीतन राम मांझी जी के लिए की है और प्रशांत किशोर के लिए, सॉरी, चिराग पासवान के लिए की है। इसीलिए वो कह रहे हैं एससी और एसटी, तो एससी मेन तो एससी की बात कर रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव को वो किसी सूरत में नहीं बनने देंगे सीएम, ये इस तरह की बात वो कर रहे हैं। ये सारा तो ये है। तो महागठबंधन की कहानी तो यहाँ तक है। लेकिन एक चीज बताइए, थोड़ा हमेशा मैं रोज उठता हूँ और गणित जोड़ता रहता हूँ, लोगों नेताओं से भी पूछता रहता हूँ, हम सब आपस में भी बात करते रहते हैं कि होगा कैसे, क्या 80-80 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे ये लोग। बातें देखिए, अलग अलग चैनल तो रोज ही चला देता है कि आज फाइनल हो गया, इतनी सीटों पे लड़ेंगे, वो लोग भी कैलकुलेशन ही करते रहते हैं। तो हम लोग क्यों ऐसा थंबनेल लगाएं कि आज फाइनल हो गया तो ज्यादा लोग आके देख लें। देखिए, बात समझिए। लेकिन बीजेपी कितने सीटों पे लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी, 40 सीट प्रशांत ये मांग रहे हैं, ये मैंने अब अभी तो चिराग ने कुछ और ही कह दिया, लेकिन मांझी जी 40 सीट की बात कर रहे हैं, तो कहां पर आकर गिरेंगे। पिछली बार 11 सीट पे लड़े थे। जी हेमंत जी, देखिए, ये सीट का जो मसला है, उसमें एक चीज जो मैं कह रहा हूं कि इस गौर करने वाली बात है कि जो निशांत जो लगातार जो बात कर रहे हैं, वो एक इशारा कर रहे हैं, वो एक टिप दे रहे हैं कि आखिरकार ये इस टिप्स के जरिए आप समझिए कि बात कहाँ जा रही है। तो 2010 वाली जो बात जो है, वो इसलिए कही जा रही है लगातार कि नीतीश जी की ओर से लाइन शेयर चाहिए, क्योंकि इसको ये सबको पता है कि बीजेपी उनको बहुत बड़ा शेयर नहीं देने जा रही है। तो ये इसकी मांग कौन करेगा? नीतीश जी से मांग करवाने की स्थिति है नहीं, और नीतीश जी तो लगातार कहते रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो नीतीश जी नखरा करने की स्थिति में नहीं है। तो नखरा करवाने के लिए कुछ दूसरा प्लान, एक सेकंड प्लान है। उसमें एक तरह से निशांत वाला जो मसला है, वो मुझे लगता है कि वही है कि जो आगे जाकर के बार्गेनिंग में वो एक काम करेगा कि किस तरह की सीटें चाहिए। उसमें बीजेपी के लिए दिक्कत है, के लिए माइनस या तो किसी को बाहर फेंकेंगे हेमंत जी, करेंगे कैसे। देखिए, 100 सीटों पे भी यदि नहीं लड़ेंगे तो 43 सीटों में उनको उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी और इन सबको तो कैसे कैसे समेट पाएंगे। और चिराग पासवान को भी अब मुख्यमंत्री भी बनना है। तो कुछ अभी होता हुआ दिखाई पड़ा है, आने वाले दिनों में कुछ न कुछ चीजें बदल सकती हैं। उसमें एक चीज जानने वाली बात है कि देखिए, चिराग पासवान के जरिए जो हम लोग जो कह रहे थे कि चिराग को आगे ला करके उनको चिराग को सीट दिया जाए, चिराग को लड़ने के लिए कैंडिडेट दिया जाए, ये बीजेपी के प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो ये जरूरी मुझे लगता है कि ये इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि बीजेपी ये भी एक प्लान कर रही है कि नीतीश जी को कमतर करने के लिए चिराग को आगे बढ़ाया जाएगी। तो ये इसके पीछे मकसद मुझे यही दिख रहा है कि उनको आगे लाया जाए, उनको सीट भी दिया जाए, उनको कैंडिडेट भी दिया जाए, उनको मदद करके उनको एक समानांतर खड़ा किया जाए। तो ये प्लानिंग, ये चिराग का एक नया चिराग मॉडल अपनाया जाएगा, इस रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए चिराग को चर्चा में रखने के लिए प्रशांत किशोर भी कुछ कह रहे हैं। बीजेपी की ओर से तो अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को आपत्ति हुई, जैसे विजय सिन्हा ने कहा कि यहाँ बिहार को नेता चाहिए, अभिनेता नहीं चाहिए। अभिनेता नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो ये है सर, ये बातें कल भी हम लोगों ने इस पर की थी। लेकिन सीटों के आकलन में ये लोग बता देंगे कि आज ऐसे तय हो गया, वैसे तय हो गया। तय अभी कुछ नहीं हुआ, एकदम मानकर चलिए। बाकी बहुत सारी बातों में महेश जी की बात एक तो है, वो हालांकि अलग अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ समझौता कर लेना चाहिए, कुछ न कुछ उनको हिस्सा दे देना चाहिए। मतलब क्या हिस्सा मिलेगा, वो हो सकता है उनका जो सीमांचल वाला इलाका है उसमें उनका ये जो है गिरिराज सिंह का, सॉरी, तो इस तरह से कुछ चुटकी और तफसील क्या उसमें तफरी के मूड में भी हमारे कुछ आउटसाइड पैनलिस्ट हैं। लेकिन हम इस कार्यक्रम को चाहते हैं कि डेवलप करें इस फॉर्म में
कि आप सब जो उनके साथ जुड़ते हैं वो अपनी खबरों के साथ भी, यदि उनके अपने संपर्क भी हैं तो भी, और बिना संपर्क के भी, उसके साथ खबरों के साथ भी आए। हम जो जिन खबरों के साथ आ रहे हैं, जो कुछ उसके, लेकिन हम ये जरूर वादा करते हैं कि हम कोई कयास नहीं लगाएंगे या हम कोई ऐसी कोई सूचना नहीं देंगे जो सूचना है ही नहीं। तो इस शो का हमारा मकसद यही है। हम रोज बात करेंगे 4 बजे, 4:10 पर टी टाइम राउंड अप। 11 बजे हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, 11 बजे जरा हट के, और 9 बजे फिर मिलते हैं रिवर्स टॉक प्रोग्राम में। तो हेमंत जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको, और हमारे जितने भी साथी बाहर से जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शाम में 9 बजे। नमस्कार।